हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके के नर्सिंग क्लासेज में। और हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड टू टो एग्जामिनेशन में अपन ने स्टार्ट किया था हेड से, हेड एग्जामिनेशन पढ़ा। उसके बाद आई एग्जामिनेशन, ईयर एग्जामिनेशन, माउथ एग्जामिनेशन, नेक एग्जामिनेशन, नोज एग्जामिनेशन अपन ने सभी पढ़ लिए थे बारी बारी से। अभी उसी प्रोसेस को हम धीरे धीरे अब नीचे की तरफ पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके बाद में चेस्ट एग्जामिनेशन। आज हम पढ़ेंगे चेस्ट एग्जामिनेशन। तो चेस्ट एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर देखने वाले हम बच्चे में कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो रखा, ठीक है। तो फ्रैक्चर कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है चेस्ट में? सबसे पहले देखने को मिल सकता है अपन देखेंगे रिब्स पे, और सेकंड अपन बात करते हैं क्लेविकल। तो क्लेविकल और रिब्स पे फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। तो जो बात करें अगर एग्जाम में क्वेश्चन की, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी पे, नॉर्मल डिलीवरी में चेस्ट पे या फिर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर आफ्टर ए नॉर्मल डिलीवरी कौन सा देखने को मिलता है, कौन सा फ्रैक्चर? तो जो क्लेविकल पे जो फ्रैक्चर होता है ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी है उसके बाद में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर क्लेविकल, जो कि अपने को कॉलर बोन या ब्यूटी बोन जिसको बोलते हैं वहां पे देखने को मिलता है। क्योंकि सबसे पहले हेड प्रेजेंटिंग पार्ट है, हेड निकला, उसके बाद एक वाइड पोर्शन जो होता है, जो कि वाइड पोर्शन ये शोल्डर वाला है, इसके ऊपर जब दबाव लगेगा तो ये मोस्टली ये जो क्लेविकल है यहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। अपन ने सबसे पहले देखा चेस्ट एग्जामिनेशन में फ्रैक्चर। उसके बाद बात करते हैं, अपन देखेंगे चेस्ट कैसे शेप की रहती है बच्चों में। अपनी तो जैसे फ्लैट हो गई, बच्चों में कैसे? बच्चों में चेस्ट होती है, चेस्ट शुड बी राउंड शेप। नॉर्मली बच्चों के अंदर चेस्ट का शेप कैसा होता है? राउंड शेप। थर्ड बात कर लेते हैं, अपने को सुनना है, अपने को पता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर भी चेस्ट का क्या रोल है। तो अपन ने पढ़ा था ग्रंटिंग साउंड। एक तो ग्रंटिंग साउंड हो गया, और सेकंड बात कर लेते हैं इंटर कोस्टल रिट्रैक्शन। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन और ग्रंटिंग साउंड, ये अपन देखने वाले हैं कि ये कंडीशन तो प्रेजेंट नहीं है। और ये किसकी तरफ इंडिकेट करेंगे? ये किसकी तरफ इंडिकेट करने वाली है? ये इंडिकेट करने वाली है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये कंडीशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ इंडिकेट करने वाली है, ठीक है। ग्रंटिंग साउंड क्या होता है? अपन ने देखा था ग्रंटिंग साउंड होता है जब बच्चा जो ब्रीथिंग साउंड है उसके अंदर अपने को खरखराहट की आवाज़ सुनाई दे, तो वो क्या बता रहा है कि उसके अंदर कुछ म्यूकस या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये साउंड अपने को सुनाई दे रही है। और या फिर अपन बात करें इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन की। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन क्या होता है? जब बच्चा इंस्पिरेशन कर रहा है, न्यूबॉर्न जब इंस्पिरेशन कर रहा है, तो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो कि रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स जो प्रेजेंट हैं, वो इंस्पिरेशन के टाइम किस तरफ मूवमेंट करनी चाहिए? आउटवर्ड की तरफ। अपन ने सांस लिया, अपने रिब्स के बीच में जो मसल है वो बाहर की तरफ जाएंगी या अंदर की तरफ जाएंगी? अमूमन सी बात है वो बाहर की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन है बच्चे में, तो क्या देखने को मिलेगा? जो रिब्स के बीच में जो मसल है वो इंस्पिरेशन के टाइम पे वो मसल अंदर की तरफ धस जाएंगी। ये कंडीशन क्या कहलाती है? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। और जो कंडीशन ये दोनों क्या बताने वाली है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ इंडिकेट करती हैं।
अब बात कर लेते हैं अपन, अब देखने वाले हैं साउंड। किसकी साउंड? ब्रीथिंग साउंड। ब्रीथिंग साउंड अपन अस्कल्टेट करने वाले हैं। अस्कल्टेट अपन ब्रीथिंग साउंड अस्कल्टेट करेंगे। तो ब्रीथिंग साउंड क्या होती है? जो अपन ब्रीथिंग के टाइम पे जो साउंड जनरेट होती है उसको ब्रीथिंग साउंड कहते हैं। ये क्यों जनरेट होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट क्लोज, अगर कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जब भी एयर उसके अंदर एंटर करेगी या फिर उसके अंदर एग्जिट करेगी, तो जो दीवार के ऊपर जब हवा टकराएगी, तो जब हवा टकराती है उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड अपने को सुनाई देती है। तो ये साउंड कब प्रेजेंट सुनाई दे रही है अपने को? ये साउंड सुनाई दे रही है अपन जब बच्चा ब्रीथिंग कर रहा है या फिर नॉर्मल जब अपन ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो जो कैविटी है उससे अगर ये हवा टकराएगी तो वहाँ से एक साउंड जनरेट होगी, उसी को अपन कहने वाले हैं ब्रीथिंग साउंड। ब्रीथिंग साउंड के टाइम पे अपन अस्कल्टेट करेंगे कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी साउंड अपने को सुनाई देंगी। ठीक है, मोस्टली तो 3 साउंड सुनाई देती हैं। इसके अलावा भी रेल साउंड, व्हीजिंग साउंड, अपन ने ग्रंटिंग साउंड, ये सभी अपन ने पढ़ा। ये एबनॉर्मल साउंड है। ठीक है, जो नॉर्मल साउंड है वो 3 साउंड है। अपन देख लेते हैं ऊपर। नॉर्मली 3 साउंड देखने को मिलती है। सबसे पहले देख लेते हैं ब्रोंकियल साउंड। सेकंड की बात करते हैं तो है ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। थर्ड की बात कर लेते हैं तो वेसिकुलर साउंड। ये 3 प्रकार की साउंड अपन देखने वाले हैं नॉर्मल। ठीक है, तो जो ब्रोंकियल साउंड है वो अपन कहाँ पे अस्कल्टेट करेंगे? ट्रेकिया पे। ट्रेकिया पे। ठीक है, ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड ये कहाँ पे अपन अस्कल्टेट करेंगे? मेन स्ट्रीम ऑफ ब्रोंकाई। मेन स्ट्रीम ऑफ ब्रोंकाई पे अपन ब्रोंकियो वेस्कुलर साउंड अस्कल्टेट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वेसिकुलर साउंड। ये अपन अस्कल्टेट करेंगे एट दी एल्वियोलाई। एल्वोलाई पे अपन, तो ऐसे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये ट्रेकिया है, इससे ये 2 ब्रांच मेन स्टेम हो गए और यहाँ छोटे छोटे एल्वियोलाई। तो यहाँ पे जो ट्रेकिया है इस पे कौन सी साउंड होगी? ब्रोंकियल साउंड हो गई। ये मेन स्टेम है, यहाँ पे ये होगी ब्रोंकियो वेस्कुलर। और अगर इन एल्वियोलाई की बात करें, यहाँ पे जो साउंड अस्कल्टेट करेंगे तो ये वेसिकुलर साउंड हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं। 4 हो गए, ब्रीथिंग साउंड हो गई। इसके बाद 5th पॉइंट देख लेते हैं अपना, वो है ब्रेस्ट बड्स। ब्रेस्ट बड्स। ब्रेस्ट बड क्या होते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम पे निपल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका अगर डायमीटर की बात करें, निप्पल के जो डायमीटर की बात करें तो वो होता है मोर देन 5 mm। ठीक है, एक टर्म बेबी के अंदर, हेल्दी बेबी के अंदर निप्पल का जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा 5 mm। और अगर वो लेस देन 5 mm है, अगर निप्पल का जो डायमीटर है वो लेस देन 5 mm है, तो ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करने वाला है प्री टर्म।
प्री टर्म न्यूबॉर्न को इंडिकेट करने वाला है अगर उसका डायमीटर 5 mm से कम है तो। ठीक है, ये अपन ने समझ लिया कि निप्पल अगर प्रेजेंट है, उसका डायमीटर देखेंगे, अगर डायमीटर 5 mm से ज़्यादा है तो वह कंडीशन बता रही है कि वो एक नॉर्मल है। अगर वो 5 mm से कम है तो वो बता रही है एक प्री टर्म की कंडीशन को। ठीक है, हो सकता है कंडीशन कि निप्पल एब्सेंट हो, निप्पल एब्सेंट हो सकता है कि जो ब्रेस्ट की जो टिश्यू हैं वो एब्सेंट हो सकता है वो दोनों ही एब्सेंट हो। तो वो कौन कौन सी कंडीशन हैं ये देख लेते हैं अपन बारी बारी से कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। अपन सबसे पहले देख लेते हैं एथेलिया, सेकंड अमेजिया और थर्ड बात करते हैं एमेस्टिया। ये 3 कंडीशन होती हैं जो कि ब्रेस्ट बर्थ से रिलेटेड हैं। ठीक है, एथेलिया, अमेजिया और एमेस्टिया। तो एथेलिया में क्या होता है? अब एथेलिया में होता है जो ब्रेस्ट बड, जो ब्रेस्ट बड है या फिर निप्पल, वो तो रहेगा एब्सेंट, मतलब निप्पल तो एब्सेंट है बट ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट टिश्यू हैं वो प्रेजेंट है। ब्रेस्ट बड जो है वो तो एब्सेंट है लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू प्रेजेंट है। तो जैसे 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 उम्र बढ़ेगी तो जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो तो ग्रोथ करेगा क्योंकि वो प्रेजेंट है। तो ऐसे ब्रेस्ट ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे निप्पल एब्सेंट रहेगा। अब बात करें अमेजिया। अमेजिया के अंदर क्या होता है? ब्रेस्ट जो मेमोरी ग्लैंड है वो सब प्रेजेंट रहेंगे, ब्रेस्ट टिश्यू है वो तो प्रेजेंट है, ब्रेस्ट टिश्यू प्रेजेंट है बट नहीं सॉरी ब्रेस्ट टिश्यू एब्सेंट, ब्रेस्ट टिश्यू एब्सेंट बट निप्पल इज प्रेजेंट। तो इसके अंदर निप्पल जो रहेगा सिर्फ वो ही प्रेजेंट रहेगा और ब्रेस्ट टिश्यू वगैरह सब एब्सेंट। तो जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो उसके अंदर कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी ब्रेस्ट में। अब बात करते हैं अमेस्टिया। अमेस्टिया के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू एंड निप्पल, ब्रेस्ट टिश्यू एंड निप्पल बोथ आर एब्सेंट। कंडीशन समझ लिया अपन ने ब्रेस्ट बड के बारे में, निप्पल के बारे में। अगर उसका साइज, उसका डायामीटर की बात करें, अगर डायामीटर 5 mm से ज़्यादा है वो बताने वाला है नॉर्मल को, अगर उसका डायामीटर 5 mm से कम है तो वो बता रहा है प्रीटर्म को। प्रीटर्म, इसके बाद में हम बात करें कंडीशन कि किसी किसी बच्चे में ब्रेस्ट बड एब्सेंट हो सकता है, किसी में ब्रेस्ट टिश्यू एब्सेंट हो सकते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन है वो अपन ने देखा, एथेलिया, अमेजिया और एमेस्टिया। इसको अपन ने देखा एथेलिया क्या होता है? जिसके अंदर ब्रेस्ट बड एब्सेंट होता है लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। अमेजिया की बात की अपन ने, इसके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो होता है एब्सेंट लेकिन ब्रेस्ट निप्पल वो होता है प्रेजेंट। तो कंडीशन ऐसी रहेगी। लास्ट बात की अमेस्टिया, इसके अंदर बोथ निप्पल एंड ब्रेस्ट टिश्यू दोनों ही एब्सेंट रहेंगे। तो ये था अपना चेस्ट एग्जामिनेशन। ये क्लियर हुआ कि नहीं? सही बताओ, सभी चीज़ें क्लियर हो गई तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चेस्ट एग्जामिनेशन से आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन देखते हैं, अगला एग्जामिनेशन देखते हैं, वो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन।
अपन देखने वाले हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे? सबसे पहले देखने वाले हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। सबसे पहले देखने वाले हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट क्या होता है? ये जब डिजीज पोर्शन आएगा वहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले, लेकिन अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर जनरली क्या होता है। अपने जो एब्डोमिनल वॉल है, अपने और एब्डोमिनल ऑर्गन है, उसको कवर किए क्या रखता है? एब्डोमिनल वॉल। अपना कोई भी एब्डोमिन के अंदर जो भी ऑर्गन है वो बाहर की तरफ नहीं झांक रहे, बाहर से दिखाई नहीं दे रहे। किसकी वजह से? क्योंकि हमारी एब्डोमिनल वॉल पूरी तरह इंटैक्ट है। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई छेद या दरार हो जाती है और एब्डोमिनल वॉल से कोई भी ऑर्गन अंदर का जो है वो बाहर दिखाई देने वाला है, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। तो ये क्यों होता है, कब होता है, वो अपन डिजीज पोर्शन में देखेंगे। तो अपन पहले देख लिया कि बच्चे के अंदर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन देख लेने वाले हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि उसके अंदर कितनी वेसल्स प्रेजेंट हैं। वेसल्स की बात करते हैं तो जनरली आप अपन सभी को पता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। 3 वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? 2 तो होती हैं अम्बिलिकल आर्टरी और एक होती है अम्बिलिकल वेन। एक वेन होती है और 2 होती है आर्टरी। अपन जब ओबीजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो राइट वेन है, ये राइट वेन धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है। शायद 1820 के आसपास ये फर्स्ट केस देखने को मिला था जिसके अंदर दोनों अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट थी, लेकिन ये एक एबनॉर्मलिटी है। नॉर्मल कंडीशन क्या है? उसके अंदर अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होती है एक। ठीक है, तो राइट अम्बिलिकल वेन एब्सेंट होती है, ये अपन देखेंगे। फिर सेकंड वेसल्स देख ली, उसके बाद देखने वाले हैं इन्फेक्शन, कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन है उसको बोलेंगे ओम्फेलाइटिस। उस कंडीशन को बोलने वाले हैं ओम्फेलाइटिस। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अपन ओम्फेलाइटिस। ठीक है, ये देख लिया। इसके बाद अपन देखने वाले हैं अपन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इसके बाद अपन देखेंगे बोवल साउंड। थर्ड, अपन बोवल साउंड देखने वाले हैं। ठीक है, बोवल साउंड अपन कब देखने वाले? एक न्यूबॉर्न में। अपन देखने वाले हैं एट 1 आवर पे, 1 घंटे पे अपन देखने वाले हैं, या फिर ऑप्शन में अगर विद इन 1 आवर आ रहा है तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, 1 घंटे पे या 1 घंटे में। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं कि जो बोवल साउंड होती है वो क्या होती है? बोवल साउंड होती है पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होते हैं जीआई के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के। जो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होते हैं, वो जो साउंड होती है उसी को अपन बोवल साउंड कहते हैं। बोवल साउंड, अगर मैं क्वेश्चन करूं कि बोवल साउंड अपन खाना खाने के बाद में चेक करते हैं या पहले चेक करेंगे, तो आंसर आप क्या होगा? खाना खाने से पहले चेक करेंगे, खाना खाने के बाद में चेक करेंगे? तो इसमें खाने का कोई रोल नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि जो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होते हैं
वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसके अंदर आप चाहे खाना खाओ चाहे मत खाओ, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ का कोई रोल नहीं है, कंटिन्यूस होने वाले मूवमेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये अपना एब्डोमिनल, अगर मैं क्वाड्रेंट्स में बांट दिया उसको 4 में, ठीक है, तो ये अपना राइट अपर हो गया, ये अपना लेफ्ट अपर हो गया, ये राइट लोअर और ये लेफ्ट लोअर। इसको अगर मान लो मैं एब्डोमिनल कैविटी को 4 मैंने क्वाड्रेंट्स में बांटा और क्वेश्चन पूछता है कि जो वोवल साउंड है वो कहाँ से अपन सुन सकते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देना कि कहाँ से अपन सुन सकते हैं, तो राइट आंसर आएगा कि अपन सभी क्वाड्रेंट से पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट सभी पे हो रहा है, इंटेस्टाइन है सभी पे प्रेजेंट है, तो अपन हर एक क्वाड्रेंट से वोवल साउंड सुन सकते हैं। लेकिन अगर बात करता है कहाँ से सुनना शुरू करते हैं, कहाँ से सुनना शुरू करते हैं, या ये मोस्ट कॉमन कहाँ से सुनते हैं, तो राइट आंसर जाएगा राइट लोअर, क्योंकि यहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन होता है, वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से यहाँ इस जंक्शन का क्या काम है, इस जंक्शन पे वोवल साउंड सबसे क्लियर सुनाई देता है। इसी वजह से राइट लोअर क्वाड्रेंट से अपन वोवल साउंड सुनना शुरू करते हैं। उसके बाद में ऐसे राइट अपर, उसके बाद में लेफ्ट अपर, उसके बाद में लेफ्ट लोअर की तरफ सुनते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ का नहीं हुआ। ठीक है, अपन ने देखा वोवल साउंड क्या होते हैं, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट जो होते हैं जीआई के, उससे जो साउंड होती है उसी को अपन साउंड सुनते हैं, वो वोवल साउंड होती है। ये कहाँ किस टाइम पे सुनाई देते हैं बच्चे के अंदर, 1 आवर या विदिन 1 आवर पे राइट आंसर जाएगा। अगर बात करते हैं कौन से क्वाड्रेंट से सुन सकते हैं, सभी क्वाड्रेंट से अपने को सुनाई देंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन कहाँ से अगर बात करें तो राइट लोअर। क्यों, यहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन प्रेजेंट होता है, और इसके बाद में राइट अपर, लेफ्ट अपर, उसके बाद में लेफ्ट लोअर की तरफ अपन जाते हैं। एग्जाम में इसका क्रम से भी पूछा जा सकता है कि इसका क्रम क्या है, तो अपन ने क्रम देख लिया। ठीक है, तो वोवल साउंड कंप्लीट हो गया और अपना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हुआ। अपने को इसमें कोई भी डाउट है तो अपन कमेंट करेंगे। ठीक है, अपन कमेंट करेंगे, पूछेंगे कहाँ पे डाउट है, उसके बाद में हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं जेनाइटल एग्जामिनेशन। जेनाइटल एग्जामिनेशन करने वाले जेनाइटल ऑर्गन है उनको देखने वाले हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं मेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेने वाले अपन टेस्टिस देखने वाले हैं। अपने को पता है गैस्ट्रेशनल एज के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटल सैक में ना होकर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अपन पढ़ेंगे कि क्यों होते हैं, वो सभी अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन ये देख लेते हैं कि सबसे पहले अपन देखा कि जेनिटल जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके अंदर अपन ने देखा कि टेस्टिस हैं वो डिसेंडेड हुए हैं, स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट है या नहीं है। टेस्टिस इन स्क्रोटल सैक, इसमें अपन ने देखा स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट हैं तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, अगर वो एब्सेंट है तो अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या कहलाने वाले हैं, कौन सी कंडीशन कहलाने वाली है, क्रिप्टोरकाइडिज्म।
जो अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं, मतलब स्क्रोटल सैक के अंदर अगर टेस्टिस नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, वो कंडीशन कहलाने वाली है क्रिप्टोरकाइडिज्म। और अगली बात कर लेता हूं मैं एंडोरकाइडिज्म। अपन ने देखा कि स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस एब्सेंट है, लेकिन हो सकता है कि वो एब्डोमिनल कैविटी में भी एब्सेंट हो। क्रिप्टोरकाइडिज्म में तो क्या हो गया कि मतलब स्क्रोटल सैक में तो एब्सेंट है, लेकिन इसमें एब्डोमिनल कैविटी में अभी टेस्टिस प्रेजेंट है, मतलब वहां से अनडिसेंडेड टेस्टिस है, मतलब टेस्टिस डिसेंड मतलब नीचे की तरफ नहीं आए हैं। लेकिन एंडोरकाइडिज्म में क्या होगा कि कंजेनाइटल, ये है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होगी, एब्सेंस ऑफ टेस्टिस। इसके अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, कि इसके अंदर ना तो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट है टेस्टिस और ना ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये अपन कैसे अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा इसको देखने वाले हैं। तो अपन ने सबसे पहले टेस्टिस देखे। अब बात कर लेते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग की। यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? नॉर्मली यूरेथ्रल ओपनिंग, नॉर्मली यूरेथ्रल ओपनिंग होती है कहाँ पे देखने को मिलती है? एट दी टॉप ऑफ ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस के बिल्कुल एंड और टॉप पॉइंट पे यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिलती है। अगर दो कंडीशन होती हैं, हाइपोस्पाडियाज और एपीस्पाडियाज। हाइपोस्पाडियाज और एपीस्पाडियाज, ये दो कंडीशन होती हैं जिसके अंदर जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो टॉप पे नहीं, या तो डोर्सल सरफेस पे। डोर्सल सरफेस क्या होती है? मतलब ऊपर की साइड में, और वेंट्रल जो नीचे की साइड में, वेंट्रल सरफेस, ठीक है। हाइपो मतलब नीचे की साइड में अगर यूरेथ्रल ओपनिंग है तो वो कंडीशन होगी हाइपोस्पाडियाज, और एपीस्पाडियाज मतलब ऊपर की साइड में, ठीक है। ऊपर की साइड में एपी, तो ये ऊपर की साइड में अगर यूरेथ्रल ओपनिंग है तो एपीस्पाड। लेकिन एग्जाम में ऊपर और नीचे नहीं आएगा, वहां पे वेंट्रल और डोर्सल सरफेस आने वाला है। तो अपने को पता होना चाहिए डोर्सल क्या है ऊपर की साइड में, वेंट्रल क्या है नीचे की साइड में। तो एपीस्पाडियाज मतलब डोर्सल सरफेस, और ये क्या है? वेंट्रल सरफेस, ठीक है। ये अपन ने देख लिया कि यूरेथ्रल ओपनिंग में क्या क्या एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। टेस्टिस देखे, उसके बाद अपन ने यूरेथ्रल ओपनिंग देख ली। अब बात करते हैं फीमोसिस और पैराफीमोसिस। दो कंडीशन होती हैं, एक होती है फीमोसिस, एक होती है पैराफीमोसिस। अगर मैं बात करता हूं फीमोसिस की, फीमोसिस के अंदर क्या होता है? फीमोसिस के अंदर होता है जो अपना ग्लांस पेनिस है और उसके ऊपर जो फोर स्किन है, फोर स्किन ऑफ ग्लांस पेनिस, जो फोर स्किन है जो ग्लांस पेनिस में प्रेजेंट है, अगर हम उसको रिट्रैक्ट करते हैं बैकवर्ड की तरफ तो अपना नॉर्मली बैकवर्ड की तरफ रिट्रैक्ट हो जाता है और वापस से फॉरवर्ड भी हो जाता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन फीमोसिस के अंदर क्या होता है?
फिमोसिस के अंदर जो फोर स्किन है वो रिट्रैक्ट, पीछे की तरफ रिवर्ट नहीं आती, ठीक है, वो रिवर्ट आने में फेलियर टू बैकवर्ड, जो फोर स्किन है वो बैकवर्ड की तरफ आने में फेल होती है, उसको बोलते हैं फिमोसिस। और पैराफिमोसिस क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है, जैसे कि पीछे की तरफ तो आ गई, बैकवर्ड तो आ गई, लेकिन वापस जाने में फेलियर हो जाती है, फेलियर टू फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ जब करेंगे तो वो जाने में वो असक्षम होगी, तो उसको बोलेंगे पैराफिमोसिस। ये अपन ने जो मेल जेनाइटल ऑर्गन थे वो अपन ने देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे फीमेल की। फीमेल की बात करते हैं तो पहली कंडीशन होती है कि लेबिया में बी स्वेल्ड, लेबिया के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली लेबिया के ऊपर, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा होता है, वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। बात करते हैं क्लाइटोरस। जो क्लाइटोरस है वो मे बी एनलार्ज, जो क्लाइटोरस वाला पार्ट है वो एनलार्ज हो सकता है, ये भी एक नॉर्मल कंडीशन को बता रहा है। थर्ड बात कर लेते हैं सूडो मेंस्ट्रुएशन। सूडो मेंस्ट्रुएशन, थर्ड बात करते हैं सूडो मेंस्ट्रुएशन। सूडो का मतलब क्या होता है, फाल्स, मतलब झूठा, झूठा मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल सकता है। वो देख लेते हैं कैसे देखने को मिल सकता है। नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, लेकिन देखने को मिल भी जाए तो इसको अपन नॉर्मल कंडीशन ही अपन काउंट करने वाले। ये कैसे देखने को मिलता है कि बच्चा जब गेस्टेशनल एज में है, मानो कि वो एक फीमेल बेबी है और वो गेस्टेशनल एज में है, और गेस्टेशनल एज में रहेगा, जो गेस्टेशनल एज है उसमें रहेगा, तो हो सकता है जो मदर के जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में एस्ट्रोजन मान लेते हैं, एस्ट्रोजन हो सकता है कि प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, और वो बेबी के अंदर पहुंच जाए। अब बेबी के अंदर पहुंचेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है वो जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो लेयर है वो धीरे धीरे अब थिक होने लग जाए, मतलब वहाँ पे ग्रोथ होना लग जाए। माइनर सी थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे मानो वहाँ पे एंडोमेट्रियम पे ग्रोथ होने लग जाए। अब ये कंडीशन जो 9 महीने है वो चलती रहेगी, ये कंडीशन धीरे धीरे चलती रहेगी। लेकिन अब क्या होने वाला है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो प्लेसेंटा है वहाँ से कनेक्शन हट गया, अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया हमने वहाँ से, और अब धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे नहीं जा रहा, एस्ट्रोजन का लेवल अब वहाँ पे नहीं पहुँच रहा, तो अचानक से एस्ट्रोजन के लेवल में क्या आ जाएगी, कमी, डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के लेवल में कमी आने वाली होती है। जैसे कमी आएगी नेगेटिव फीडबैक लगेगा, ओबीजी में पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, तो जैसे ही नेगेटिव फीडबैक लगेगा एंड्रोमेट्रियम लेयर जो है वो टूट जाएगी और स्लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये कैसी कंडीशन होगी, सूडो मेंस्ट्रुएशन। ये सूडो मेंस्ट्रुएशन है, ये हर महीने देखने वाली है या फिर एक बार ही दिखाई देगी, ये एक बार ही दिखाई देने वाली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। उसके बाद में जब प्यूबर्टी की एज आएगी उसी टाइम पे ये मेंस्ट्रुएशन जो नॉर्मल होगा वो दिखाई देने वाला है। आज अपन ने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा, जेनाइटल एग्जामिनेशन पढ़ा, एब्डोमेन
एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पढ़ा और चेस्ट एग्जामिनेशन पढ़ा। अगर किसी को भी इन जो एग्जामिनेशन किसी को डाउट है या पिछली क्लासों में डाउट है तो वो हमें कमेंट कर सकता है और हमारे व्हाट्सएप जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हमें मैसेज कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें।